इस टाइम पे एक आ रहा है कि रोज वो जब भी आप इंस्टाग्राम खोलो या आप यूट्यूब ओपन करो तो उसमें लिख कर आ जाता है लोग ऐसा एसआईपीस बेच रहे हैं, एसआईपी से पैसा बाहर निकाल लो, सब बर्बाद हो जाएगा। तो वो लोग, वो इन्वेस्टर जिसने अभी अभी एसआईपीस की थी इस उम्मीद के साथ कि एसआईपी करेंगे और फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में जाकर हमको अच्छा एक रिटर्न मिलेगा, वो इस टाइम पे क्या करें? वो उसको होल्ड करें, सेल कर दें या फिर वेट करें अभी? देखिए, अब तो मार्केट गिरी है तो ये तो सबसे गलत टाइम है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स रोको। वॉरेन बफेट एक ही बात कहते हैं कि आई टेल यू अ सिंपल वे टू मेक मनी, व्हेन अदर्स आर ग्रीडी बी फियरफुल, व्हेन अदर्स आर फियरफुल बी ग्रीडी। तो ये तो टाइम है ग्रीडी होने का। तो जैसे मैं तो हर बार अभी खरीदे जा रहा हूँ, खरीदे जा रहा हूँ, खरीदे जा रहा हूँ। तो आई थिंक मेरे को ये सब फर्क नहीं पड़ता, या किसी को फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए कि मार्केट ऊपर गई या नीचे गई। अगर आपने कोई रिस्की एसेट खरीदा है, यानी कि आपने कोई मिड कैप फंड खरीदा, स्मॉल कैप फंड खरीदा, कोई भी इक्विटी बेस्ड फंड खरीदा, तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि आप रिस्की एसेट तभी खरीद सकते हो जब आपका होराइजन 7-8 साल से ज्यादा हो। अब इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड 1995 जनवरी में चालू हुआ था। आज 30 साल हो गए, 30 इयर्स उसको हो गए। जो भी फंड चालू होता है शिखा मैम, वो 10 रुपए का होता है। आज आपको पता है वो फंड कितने का है? एनी गेस? 30 साल में कितना हो गया होगा 10 रुपए का? 1000 हो गया होगा। वो आंसर है, ये अभी पीक मार के आया था 2200 रुपए, 2200। अभी 1800-1900 चल रहा होगा क्योंकि मार्केट्स गिरी। अब अगर आप उसके निवेशक रहे हो बहुत साल से, ठीक है, आपने एसआईपी बंद नहीं करी, आप चला रहे थे एसआईपी, तो आपका एवरेज जो हुआ होगा वो मुश्किल से हुआ होगा 600-700 रुपए। अब फंड चल रहा है 2000, 2200, 2100 और वो गिर के 1900 हो गया, क्या फर्क पड़ता है? अगर एक व्यक्ति ने 10,000 की एसआईपी की होती ना इस फंड में, सिर्फ 10,000 की, तो उसने पैसे डाले होते 36 लाख रुपए, और आज वो 36 लाख बन गए होते 19 करोड़ रुपए। तो लोगों को ना पावर ऑफ कंपाउंडिंग नहीं पता है अभी। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग आती है जब आप किसी भी एसेट को होल्ड करते हैं। अब आप बोलिए कि इस 30 साल में मार्केट्स गिरी नहीं, इतने क्रैशेस हुए, 1990s का क्रैश हुआ, स्टॉक मार्केट बिल्कुल लिक्विड नहीं होती थी, हर्षद मेहता हुआ, हर्षद मेहता का मैटर हुआ, इतना सब, केतन पारिक का मैटर हुआ, स्कैम्स हुए, सब कुछ हुआ। उसके बाद 2000 का डॉट कॉम बबल हुआ, 2008 की क्रैश आई, 2004 की क्रैश आई, 2020 की क्रैश आ गई, 2015 से फ्लैट रही मार्केट 3.5 साल। एवरीथिंग हैपेंड एंड स्टिल आपने 19% रिटर्न कमा लिया सालाना फॉर 19 इयर्स कंपाउंडेड। तो ये मैजिक है, पर ये मैजिक होता थोड़े टाइम के बाद है, मतलब ये ओवरनाइट मैजिक नहीं होता। देखिए, जैसे कोई भी करियर में ज्वाइन करता है तो वो एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करता है, असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन करता है, उसको सीईओ बनते बनते 15 साल, 20 साल, या वीपी बनते बनते 10-15 साल लग जाते हैं। तो करियर में वो व्यक्ति तैयार है 10 से 15 साल वेट करने को कि मेरे को टॉप पे पहुंचना है, पर इन्वेस्टमेंट्स में वो तैयार नहीं है, पता नहीं क्यों। उसको लगता है ऐसा कुछ जादुई छड़ी मिल जाए, कल पैसा डालूं और परसों डबल ओके ट्रिपल ओके आ जाए। तो दैट इज नॉट गोना हैपन। और उस चक्कर में ज्यादातर लोग जो है मार्केट्स में पैसा बना ही नहीं सकते। कि मैं आपको एक मजेदार डेटा देता हूं। एम्फी ये कहता है, जो म्यूचुअल फंड का एसोसिएशन है, वो कहता है कि अगर 100 लोग एसआईपी चालू करते हैं ना, तो 5 साल बाद सिर्फ 11 लोग एसआईपी में टिकते हैं। 89 लोग मार्केट छोड़ के चले जाते हैं। कैसे पैसे बनाएंगे वो? एक और डरावना डेटा देता हूं। एवरेज होल्डिंग एक एसआईपी की इंडिया में 1.5 साल की है, सिर्फ 1.5 साल की। मतलब एवरेज में एक व्यक्ति 1.5 साल की एसआईपी होल्ड कर पा रहा है, कैसे पैसे बनाएगा? तीसरा मैं आपको बताता हूं। अगर आप मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने एक 21 साल का होराइजन लिया, ठीक है, आपने उस 21 साल में समझिए 10-10 हजार रुपए डालते गए। अब इस 21 साल को 3 हिस्सों में बांटते हैं, 7 ईयर्स, 7 ईयर्स, 7 ईयर्स। समझिए 21 साल में आपने टोटल 1 करोड़ रुपए कमाए, उदाहरण दे रहा हूं। आपने, आपका गेन जो है, प्रॉफिट जो है, वो 1 करोड़ रुपए बना निवेश करके। आपने कुछ 10,000 रुपए की एसआईपी करी, 21 साल तक करी, आपने 1 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया। पहले 7 साल में उस 1 करोड़ में से 9 लाख रुपए का प्रॉफिट आता है। अगले 7 साल में उस प्रॉफिट में से 20 रुपए का प्रॉफिट आता है, और लास्ट 7 साल में उस 1 करोड़ में से 71 रुपए का प्रॉफिट आता है। यानी कि आपके 14 साल तक तो आप, मतलब 2/3 समय तक तो आप मुश्किल से 30% प्रॉफिट ले रहे हो। आखिरी जो 1/3 है उसमें जो है वो आपको 70% प्रॉफिट दे रहा है। मेरे को आज भी वो मूवी याद आती है, जो जीता वही सिकंदर, कि सब लोग धीरे नॉर्मल बाइक चला रहे होते हैं और लास्ट का जो लेग होता है उसमें सडनली सबकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ये कंपाउंडिंग जो है वो ऐसे ही काम करती है। जो लॉन्गर जर्नीज होती हैं, लॉन्गर गेम्स होती हैं, उसमें आपको बस भागते रहना पड़ता है, भागते रहना पड़ता है। लास्ट का स्प्रिंट आपको जो है जबरदस्त पैसा कमा के देता है।
तो यही मैथ्स, दिस इज द मैथ्स बिहाइंड इन्वेस्टमेंट्स। मतलब जो एसआईपी से लेकर डर बना हुआ है वो डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं अभी है, टिके रहें। बिल्कुल नहीं, तो क्या आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इस टाइम पे बाइंग का भी बेस्ट टाइम चल रहा बिल्कुल है? बहुत अच्छा टाइम है बाइंग के लिए। तो कौन से सेक्टर्स आपको प्रॉमिसिंग लगते हैं जिनमें बाइंग करनी मुझे लगता है चाहिए? सेक्टर से ज्यादा आप बेसिक देखिए, मुझे ऐसा लगता है अगेन कि कोई भी व्यक्ति जो निवेश कर रहा है उसको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन सा सेक्टर करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्योंकि आप डिपेंड करेंगे पास्ट डेटा पे। आप देखेंगे कोई फंड जिसने अच्छा किया तो वो डिफेंस का फंड था या कोई ऐसा फंड था। अब डिफेंस का फंड हो सकता है आगे अच्छा ना परफॉर्म करे, तो हम लोग क्या है ना, हम लोग वो फंड देखते हैं जो परफॉर्म कर चुका है, उसी बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। तो ये सब ना करते हुए हमारा काम है सिर्फ निफ्टी 50 ले लो। अगर आप मिड कैप में डालना चाहते हो तो निफ्टी मिड कैप 150 ले लो। अगर आप स्मॉल कैप में डालना चाहते हो निफ्टी स्मॉल कैप 250 ले लो। आप सीधा इंडेक्स खरीद लो, क्योंकि ये टाइम एंड अगेन प्रूवन है शिखा जी कि एक फंड मैनेजर जो है 85 आउट ऑफ 100 टाइम्स एक इंडेक्स को नहीं बीट कर पाता। एक लॉन्ग रन में देखा, यूएस में तो और भी खराब हालत है, वहां तो 93-94% जो फंड मैनेजर्स है वो इंडेक्स को नहीं बीट कर पाते। पिछले 10 साल में तो वॉरेन बफेट ने भी इंडेक्स को नहीं बीट कर पा रहे। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बीट द इंडेक्स, क्योंकि हर बार एक ऐसा कंपनी ढूंढना जो अच्छा कर रही है वो कर रहा है, इट इज नॉट वेरी सिंपल। तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट होगा, मैं बता रहा हूं, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो मूर्ख बन जाओ। सिर्फ निफ्टी 50, निफ्टी 500, निफ्टी 250, निफ्टी 150 इन सब में पैसा डाल दो और शांति से बैठ जाओ गद्दा पकड़ के। 10-15-20 साल रुको, आपकी वेल्थ बननी ही बननी है। जैसे आपने बहुत अच्छा गाइड किया, एक तो एसआईपी हमें होल्ड करनी है और बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जगह आराम से निफ्टी 50 और जो आपने सजेस्ट किया कि इसमें इन्वेस्ट करना है। दूसरा मैं ये कहती है, आईपीओस का भी आजकल बड़ा क्रेज होता है कि आईपीओ लॉन्च हो रहे हैं, बहुत हाइप होती है, लेकिन क्या जैसे हमने देखा मामाअर्थ का, पेटीएम का, ये लॉन्च होते हैं और एकदम से क्रैश धड़ाम। हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए आईपीओ में ना मेरी एक थीसिस है, जो अच्छा है वो मिलेगा नहीं और जो मिलेगा वो अच्छा नहीं है। अगर आपको कोई आईपीओ अलॉट हो गया तो यानी कि उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन आई नहीं है। अगर उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं आई है यानी उसमें परफॉर्मेंस ही नहीं आएगी, उसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं होगा। जैसे वो खुलेगा वो नीचे गिर जाएगा। अब वो कब वापस जाएगा वो तो राम भरोसे है। और अगर कोई आईपीओ बहुत अच्छा है, बहुत ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो आपको मिलने का चांस ही नहीं है। अच्छा अगर मिल भी गया तो एक लॉट मिलेगा, एक लॉट होता है 15,000 रुपए का। अगर वो 100% प्रॉफिट पे भी खुल गया, आपने 15,000 रुपए का प्रॉफिट कर लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आईपीओ एक विनेबल गेम ही नहीं है। मैं तो आईपीओ अप्लाई नहीं करता, ठीक है। और अगर मुझे आईपीओ अप्लाई करना होता है तो मैं अप्लाई करता हूं एचएनआई कैटेगरी बिग में, जहां सबसे कम झगड़ा होता है, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे मिलेगा भी ना सामान तो सीधा 10 लाख रुपए का मिलेगा। तो अगर मेरे को प्रॉफिट होगा तो सीधा सीधा 2-3 लाख रुपए का एक साथ में प्रॉफिट होगा, तो मैं बाहर जा सकता हूं। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा अगेन कि आईपीओ जो है ना वो सुनने के लिए मजेदार है, ये सब के लिए मजेदार है, बट आपको मिलने के चांसेस बहुत कम है। और अगर मिल गया तो आपके प्रॉफिट बनाने के चांसेस बहुत कम है। आप देखिए पिछले साल जितने आईपीओ लॉन्च हुए, अभी ओला इलेक्ट्रिक का भी जो था वो भी अपने लॉन्च प्राइस से नीचे चला गया। तो ये अच्छा अब आप क्या डिसीजन लोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने आईपीओ ले लिया, आईपीओ में अप्लाई कर दिया, आपको शेयर भी मिल गया, आप क्या डिसीजन लोगे? विल यू होल्ड, विल यू सेल, विल यू पार्शियली सेल? क्या आप में हिम्मत है कि अब ओला इलेक्ट्रिक को आप 20 साल के लिए होल्ड करके रखो कि भाई कंपनी तो आगे चलेगी चलेगी? इस टाइम पे आप घबरा जाओगे। आप अपने पोर्टफोलियो में 40%, 50%, 60% रेड देखोगे। भाई एचएएल जैसी कंपनी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जैसी कंपनी 40% गिर गई, इतनी बड़ी कंपनी देश की। अब आप क्या डिसीजन लोगे? चलो बताओ। आपने कोई और स्टॉक ले लिया, रिलायंस ले लिया, रिलायंस गिर गया 25-30%, आप क्या डिसीजन लोगे? एशियन पेंट्स गिर गया 30%, आप क्या डिसीजन लोगे? मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं नहीं जानता ये कंपनीज आगे कैसे बैट आउट करेंगे, पर मैं जानता हूं निफ्टी 50 जो है वो निकाल लेगा, क्योंकि वो 50 कंपनी है, देश की सबसे बड़ी 50 कंपनी। उसमें रिलायंस भी है, एशियन पेंट्स भी है, एक्सिस भी है, आईसीआईसीआई भी है। तो मेरे को पता है वहां वो बास्केट है, तो वो बास्केट है तो मैं उस बास्केट में खेलूंगा।